My name is Dr. Beena Agarwal. Today's our topic is structure and bonding, bond energy. Now we discuss what is bond energy. हम ये देखते हैं कि जैसे भी एटम्स ए और बी दोनों कंबाइंड होकर के ए बी मॉलिक्यूल बनाते हैं तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज, और इस रिलीज एनर्जी का क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने पर हम इस मात्रा को देखते हैं कि ये एनर्जी इन दोनों को कंबाइंड मॉलिक्यूल बनाने के लिए रिलीज़ होती है, इसलिए इस एनर्जी को हम बॉन्ड एनर्जी और वी कैन से बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। अब यह देखें कि यदि ये मॉलिक्यूल को वापस ब्रेक डाउन करें ए और बी एटम के अंदर, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। और अधिकांश हम ये देखते हैं कि जितनी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है उतनी ही बॉन्ड एनर्जी होती है, यानी बंध वियोजन ऊर्जा की अपेक्षा बंध वियोजन ऊर्जा का मान अधिक सुगमता से ज्ञात किया जा सकता है। दोनों की एनर्जी लगभग बराबर होती है। जितनी तोड़ने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है उतनी ही मेकिंग करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। हम ये देखते हैं जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए बॉन्ड एनर्जी इतनी, ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन है इसके लिए बॉन्ड एनर्जी इतनी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इसके लिए बॉन्ड एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाता है डिसोसिएशन एनर्जी की क्वांटिटी भी इसके अंदर बढ़ती जा रही है। जैसे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यानी को 1 ग्राम कार्बन एटम के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो 1644 किलो कैलोरी जूल होती है। द्विक परमाणु अणुओं में बंध ऊर्जा तथा बंध वियोजन ऊर्जा में कोई अंतर नहीं होता, परंतु ऐसे अणु जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के बंध हो वहाँ औसत बंध ऊर्जा कैलकुलेट की जा सकती है। इसी पर हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। नंबर 1, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम, यानी बॉन्डेड एटम के बीच में जितनी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा उसी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कम होगी या ज़्यादा। तो हम यहाँ देखते हैं कि जितना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, यानी जितना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा इट मीन्स उसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr और HI। तो हम यहाँ देखते हैं कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ये है 1.9, 0.9, 0.7 एंड 0.4। तो ये जितना ज़्यादा इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, यानी HF मॉलिक्यूल के बारे में, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि H और F के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है। नेगेटिविटी डिफरेंस अधिक होने की वजह से इसके अंदर आयनिक करैक्टर आएंगे, और आयनिक करैक्टर होने की वजह से ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। यानी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्टेबल होगा, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। और वी कैन से कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो HI के कंपैरेटिवली HF के अंदर ज़्यादा होगी। उसी तरह से बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में हम देखते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें बॉन्ड ऑर्डर कार्बन सिंगल बॉन्ड में 1 है, डबल बॉन्ड में 2 है, ट्रिपल बॉन्ड में 3 है। तो बॉन्ड एनर्जी हम देखते हैं कि स्लाइटली इंक्रीज हो रही है, यानी जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ सिंगल बॉन्ड तोड़ने के लिए उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है जितनी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए और ट्रिपल बॉन्ड से कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी वो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करने के लिए होगी, उसी तरह से इनको फॉर्म करने की भी होगी। थर्ड पॉइंट है शेप ऑफ बॉन्डेड ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो कितना ज़्यादा इसके अंदर छोटा है या बड़ा है, उसकी साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो हम ये देखते हैं जितना स्मॉल एटम है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और बिग एटम है वो उतना ही कम मतलब बॉन्ड बनाएगा। ओवरलैपिंग की वजह से जो स्मॉल एटम है उसमें ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, और जो बड़ा है साइज़ में उसके अंदर ओवरलैपिंग कम होगी। तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होने से बॉन्ड ऑर्डर जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने से इनकी बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं कि हाइड्रोजन HCl, HBr और HI के अंदर धीरे H और H के बीच के अंदर हम जो देखते हैं बॉन्ड एनर्जी एज़ कम्पेयर टू अदर्स इसके अंदर ज़्यादा है। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर
नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। पाई बॉन्ड क्योंकि उसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कैन से रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जो कि एक जगह फिक्स नहीं होता। इसकी वजह से वो प्योरली सिंगल और प्योरली डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं बता सकते। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पाई बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। यदि जिस कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है तो उनकी बॉन्ड एनर्जी एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड एटम वाले के अंदर ज़्यादा पाई जाएगी। लास्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बॉन्ड एटम। जो बॉन्डेड एटम है उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यानी हम उसमें एस करेक्टर ज़्यादा होने से, जो कि हम लास्ट टाइम हमने बॉन्ड लेंथ के अंदर भी कहा है, जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ जो है वो उसकी कम होती जाएगी। तो जब बॉन्ड लेंथ कम होगी उसी तरह से उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी कम होती जाएगी। यहाँ पे संकृत कक्षक अधिक मजबूत बनते हैं और जो क्योंकि उनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पाई जाती है, और बंधित परमाणु के संकृत कक्षकों में P गुण कम और S गुण अधिक होने पे बॉन्ड एनर्जी की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। जैसे CH डबल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और C ट्रिपल बॉन्ड C, sp3 sp2 sp रेस्पेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर पाई जाती है। तो बॉन्ड एनर्जी की क्वांटिटी जो हम देखते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर S करेक्टर कंपैरेटिवली बढ़ रहा है। S करेक्टर बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड एनर्जी भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी में हम ये देखते हैं कि बंध ऊर्जा के मान को बंध की ध्रुवीय प्रकृति से हम पता लगा सकते हैं। बंधित परमाणुओं में यदि विद्युत ऋणताओं और अणुओं ज़्यादा हैं तो उसका अणु उतना ही अधिक स्थायी होगा। दूसरा, बंध ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि भी समझी जा सकती है। बंध ऊर्जा से हमको ये समझ में आता है कि इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है या आयनिक बॉन्ड है या पोलर कोवेलेंट है, किस तरह की बॉन्डिंग है, ये इनकी बॉन्डिंग को देख करके हम इनका मैकेनिज्म समझ सकते हैं। और बॉन्डिंग जो है वो हम बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और बॉन्ड एनर्जी से हम इनकी कितनी हीट है, इनकी रासायनिक ऊर्जा के लिए इनको कितनी हीट की आवश्यकता है, वो भी हम बॉन्ड एनर्जी के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।